सभी को एक बार से पुनः नमस्कार। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है उसमें जुटे हुए होंगे। अपने एक काव्य शास्त्र का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, शब्द शक्ति है। तो काव्य शास्त्र में शुरू करने जा रहा हूं। ये शब्द शक्ति पहला टॉपिक उठाया मैंने। जो ये वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि शब्द शक्तियों के जो भेद है वो भेद कितने हैं, और अपने को परीक्षा में जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आजकल क्या होता है कि लाइनें बन के आती सीधी कि प्रयोजनवती लक्षणा का ये भेद है और जो रूढ़ा लक्षण है उसका ये भेद है। इस प्रकार से कुछ लाइनें बन के आ जाती है और अपने क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाती है। क्योंकि ये जो शब्द शक्ति है ये किताबों में बहुत ही गलत दी हुई है, सही प्रकार से दी हुई नहीं है। जो भेद है वो अनाप शनाप भेद बोल देते हैं, और जो सही भेद है उनको भी नाम चेंज कर करके उनके जो अलग अलग नाम से उनको लिख देते हैं किताबों में। तो जो भेद मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आज, वही भेद आपको मानने हैं, और जो जिस भेद में मैं जो नाम लिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको याद करने हैं। इनसे रिलेटेड जो भेदों के मेरे नाम हैं, इनसे रिलेटेड जो परीक्षा हमने दी थी 2015 की जो भर्ती थी उसमें दी थी, उसमें भी क्वेश्चन आए थे, और जिस प्रकार से ये यहाँ लिखे हुए भेद है उसी प्रकार से उनके उत्तर वहाँ दिए गए थे, और वही आरपीसी ने सही माने थे। तो अपने को जो किताबों में अनाप शनाप भेद लिखे हुए हैं उनके ऊपर नहीं जाना है, और मेरे पे मुझ पर आप विश्वास रखिए। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वही आपको लिखने हैं और वही परीक्षा में आपको करके आने हैं। क्योंकि जो ज्ञान है वह कितना ले ये जरूरी नहीं है, जो ले वो क्या हो, अपना 100% सही हो। तो आप विश्वास रखें, क्योंकि जिस ज्ञान को पढ़ करके, जिस ज्ञान को हमने ग्रहण कर करके जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सफल हुए हैं, परीक्षाएं हमने पास की है और अच्छी रैंक से पास की है, तो हम आपको गलत है वो चीज़ नहीं पेश करेंगे। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होगी तो हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि भाई ये चीज़ हमें पता नहीं है, या फिर हम उसका एक बार खोज खबर ले करके फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ, जो यहाँ सिर्फ मैं आपको भेदों के नाम ही बता रहा हूँ। जो शब्द शक्ति है, इन भेदों के जो किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इन भेदों को जो समझना है वो अपने अगले जो क्लास होगी, वीडियो होगा, उसमें अपने समझेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहली तो ये बात कि कोई भी शब्द हो उसका प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो एक शब्द है, उसके कई प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। तो किस वाक्य में वह शब्द किसका अर्थ दे रहा है, यानी कि प्रत्येक शब्द की एक अपनी शक्ति होती है। यानी कि कोई भी शब्द हो उसका अर्थ देने की अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। तो किस प्रकार से किस शक्ति का प्रयोग किया गया है, यह अपने थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। ये 3 भेद है शब्द शक्ति के। फिर देखिए शब्द शक्ति के आधार पर शब्दार्थ के भेद। शब्दार्थ के कितने भेद है? फिर से 3 भेद है। अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। अभिधा को कैसे कहते हैं? वाचक कहते हैं। वाचक से वाच्यार्थ बनता है। लक्षणा से लक्षक है और लक्ष्यार्थ बनता है, और व्यंजना से व्यंजक है और व्यंग्यार्थ बनना है। तो अभिधा में क्या होता है? जैसा कहा जाए वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण कर लें। फिर लक्षणा में, यानी कि शब्दकोश में जो अर्थ हो वह अभिधा में ग्रहण किया जाता है। तो एक बार कोई एग्जाम था, उसमें यह पूछा गया था कि शब्दकोश का जो अर्थ होता है वह किस शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि जिस प्रकार से जैसा कहा जाए वैसा का वैसा अर्थ, और जो शब्दकोश में अर्थ दिया हो वह किस में ग्रहण किया जाता है? अभिधा में। तो लक्षणा में जो शब्द का जो लक्षण है उसके आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। देखिए इस प्रकार से आपके समझ में नहीं आई, मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। उससे क्या होगा, आपके तीनों बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि
भाई किसी के गांव में क्या होता है कि नई नई बहू आती है घर में, क्या आती है, बहू आती है घर में। और आपको पता ही है कि जब बहू आती है तो शुरुआत में उसकी बहुत तारीफ की जाती है। कौन करता है, घर वाले करते हैं, उसकी सास है वो करती है, सभी मिलकर के उसको क्या है ऊपर बिठा लेते हैं। तो ये एक कहानी है। तो नई नई बहू आती है, उसकी बहुत प्रकार से क्या करते हैं, तारीफों के पुल बांध देते हैं। और देखिए ये एक बहू आई घर पे, और बहू साथ में क्या लाई, क्या लाई, गाय लाई भाई। अब दहेज में लाई, पिता ने दी, इनाम में लाई, या फिर ऐसी गाय थी जो उस बहू के बिना दूध नहीं देती थी। तो कुछ भी मान लो आप, बहू क्या लाई, गाय लाई। तो सास ने क्या कहा, मेरी बहू गाय लाई। क्या कहा, मेरी बहू गाय लाई। अब देखो यह शब्द है गाय, गाय का अर्थ क्या है, यहां पशु ही तो है जो दूध देती है। तो गाय का शब्दकोश में भी क्या अर्थ है कि दूध देने वाला एक पशु है। शब्दकोश में जो अर्थ है वही लिया गया, और जैसा कहा गया वैसा का वैसा अर्थ लिया गया। तो ये कौन सा अर्थ होगा, वाचक अर्थ होगा, यानी कि वाच्यार्थ होगा। और शब्द शक्ति कौन सी होगी, अभिधा होगी। अब देखिए शब्द शक्ति जितनी आप आसान समझ रहे हो उतनी आसान ये है नहीं, ये बहुत ही टेढ़ी चीज है भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। देखिए एक मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि कोई उदाहरण आता है, जैसे मैं ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाता था, तो जैसे कोई भी उदाहरण आया, बच्चे घर से लेकर के आते थे कि गुरुजी ये उदाहरण है, इसमें बताओ क्या है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है। तो वो उदाहरण मैं यहाँ लिखता था और मैं उसको बता देता था। तो ये क्यों बता पाता था, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, और मैं कोई माँ के गर्भ से तो सीख के आया नहीं सब कुछ। ये क्यों बता पाते हैं हम, इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हिंदी में काव्य शास्त्र के अंदर आपको अगर सब्जेक्ट को मजबूत करना है तो शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। क्या आने चाहिए, शब्दों के अर्थ आने चाहिए आपको। यानी कि शब्द के अर्थ कब आएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची याद करेंगे। क्या करेंगे, पर्यायवाची याद करेंगे। यानी कि एक कोई लाइन आ गई, उस लाइन में जो कवि होता है, जो कवि होते हैं जो प्रबंध काव्य में रचनाएं लिखी जाती है, उसमें क्या होता है कि कवि अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। और अलंकार कब बनते हैं, जब कवि विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके कवि लिखता है, यानी कि एक लाइन में वो 10 पर्यायवाची लिख देता है अलग अलग प्रकार के। तो अगर आपको शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, यानी कि इस शब्द को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो आपसे वो प्रश्न हल नहीं होगा। हाँ, आसान उदाहरण आ जाए तो अलग बात है, लेकिन कठिन उदाहरण आ गया तो हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पर्यायवाची शब्दों का अर्थ पता ही नहीं है। जब अर्थ ही पता नहीं होगा तो आप किस प्रकार से उसका लक्षण ढूंढ पाओगे। तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों को ज्यादा से ज्यादा याद करो। काव्य शास्त्र की पहली शर्त यही है। चलिए तो वापिस आता हूं, मैं जो बात मैं आपको बता रहा था कहानी अपनी चल रही थी। तो भाई बहू आ गई घर में, और सास ने क्या कहा, जो बहू आती है घर में नई नई, तो फिर गांव की जो औरतें होती है, जो लुगाइयाँ वे केक रहे देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई बहू आई है घर पे, और देख के आते हैं कि कैसी है। तो फिर वो देखने आती है, तो फिर जो सास होती है वो उसके तारीफों का पुल बांध देती है। और फिर देखिए बहू आई तो फिर सास ने क्या कहा, मेरी बहू गाय लाई। तो गाय का जैसा अर्थ है वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण कर दिया। अब बहू क्या हुई, जितनी भी औरतें आई उनके पैर दबाए। संस्कृति है अपनी, है राजस्थान की संस्कृति है। तो बहू ने क्या किए, जितनी भी औरतें घर पे आई उनके पैर दबाए, चाय पिलाई, और मीठी मीठी बोली। क्या बोली, मीठी मीठी बोली कोयल की तरह। और फिर ऐसे व्यवहार किया तो सास ने क्या कहा, मेरी बहू तो गाय है। क्या कहा,
कि मेरी बहू क्या है, गाय है। तो अब गाय का क्या अर्थ है भाई, क्या वो पशु है? हाँ, अपनी बहू को पशु कौन कहेगा। अब गाय है, इसका अर्थ क्या है कि गाय की तरह क्या है, सीधी सादी है। बिल्कुल ही गाय होती है वो सीधी सादी होती है, तो गाय की तरह वो क्या है, सीधी सादी है। यानी कि इस शब्द के क्या लिए, क्या लिए, लक्षण लिए। इस शब्द के क्या लिए, लक्षण लिए, कि गाय के जो जो लक्षण है वो सारी ही इस बहू के अंदर है। यानी कि वो गाय की तरह सीधी सादी है। अब दो बातें होगी। अब भाई बहू को हो गया 1 साल, तो 1 साल हो गया तो वो गाय तो क्या बन गई, शेरनी बन गई भाई। शुरू शुरू में क्या थी, गाय थी, और अब क्या बन गई, शेरनी बन गई वाह। तो अब सास दिखती नहीं है, गांव की महिला आती है तो फिर दूसरी गली, सास दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती भाई, क्योंकि वो शेरनी बन गई। अब शेरनी बनने का मतलब क्या है, रफू चक्र होगी, 9-2-11 होगी, ऐसी थी कुछ। तो फिर गांव की औरतों ने मिलकर के गांव में क्या बात फैलाई, जब सास दिखती है तो क्या कहती है कि भाई थारली गाय कित गई। बिश्नोइयों का ये शब्द है, लैंग्वेज है कि थारली गाय कटा गई। तो अब यहां गाय का क्या अर्थ है, गाय भाग गई, के तुड़ा गए, जिससे गाय को बांधते हैं उसमें मारवाड़ी में क्या कहते हैं, खूंटो तुड़ा के भाग गई। तो गाय खूंटो तुड़ा के भाग गई। अब इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, अब इस पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला, गाय का अर्थ पशु नहीं निकला, गाय का अर्थ बहू नहीं निकला। ना उसने बहू का नाम लिया, ना महिलाओं ने गाय का नाम लिया, ना उसके लक्षण लिए, सीधा क्या कहा, इनकी गाय तो भाग गई। तो अब इस लाइन का अर्थ क्या निकलेगा कि भाई इनके घर पे जो बहू थी वो भाग गई इनको छोड़ के। तो यानी कि व्यंग्यार्थ निकलेगा। अब क्या निकलेगा, व्यंग्यार्थ निकलेगा। एक शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा, पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा। इतनी बात कहते ही सारे ही गांव है वो छोटे से छोटा आदमी समझ जाएगा भाई क्या कहना चाहता है। यानी कि जो बहू का नाम है वो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 बातें बताई, तीनों में क्या है, वाच्यार्थ भी है, व्यंग्यार्थ भी है और वाच्यार्थ भी है, लक्ष्यार्थ भी है और व्यंग्यार्थ भी है। तो तीनों बातें यहाँ क्लियर हो जाती है। ये तो एक मैंने बात बताई आपको सिर्फ समझाने की कि भाई शब्द की शक्ति होती है, शब्द की क्या होती है, शक्ति होती है। अब उसको किस प्रकार से पेश किया जाता है, तो जिस प्रकार से आप पेश करोगे वह शब्द अपना अर्थ देने की वैसी ही शक्ति रखेगा। चलिए, तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, शब्द शक्ति के आधार पे शब्दार्थ होते हैं। फिर आती है शब्द शक्तियों के भेद। चलिए, इन भेदों को आपको क्या करना है, नोट करना है अपनी कॉपी में। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो पहली आती है प्रयोजन, कौन सी है, अभिधा। अभिधा के कोई भेद नहीं है, अभिधा के कोई भी भेद नहीं है। फिर दूसरी आती है लक्षणा। कौन सी आती है, लक्षणा। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, सिर्फ मैं भेदों के नाम बताऊंगा। देखिए किताबों में इधर से उधर कर रखे इन भेदों को, और अलग अलग नाम लिख रखे हैं, आपको नहीं लिखने हैं। लक्षणा है, लक्षणा के कितने भेद है, 2 भेद है। भेदों की संख्या भी याद करनी है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लक्षणा के भेद कितने हैं, 2 भेद है। नंबर 1 प्रयोजनवती, दूसरी रूढ़ा। कौन सी, नंबर 1 प्रयोजनवती, दूसरी रूढ़ा। अब रूढ़ा के कोई भेद नहीं है, किताब में भेद लिखे हुए हैं। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, किताब में भेद लिखे हुए हैं, रूढ़ा के भी 5-6 भेद लिखे हुए हैं, आपको नहीं मानने वो। तो रूढ़ा के कोई भेद नहीं लिखने हैं। फिर आती है बात प्रयोजनवती की। प्रयोजनवती के कितने भेद है, पहली बात तो हुई लक्षणा की। लक्षणा के कितने भेद हुए, 2। कितने, 2 भेद हुए। ये पहला और ये दूसरा, ये 2 भेद हुए।
फिर इस प्रयोजनवती का भेद कितने है, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ, प्रयोजनवती के भेद कितने, प्रयोजनवती के कितने भेद है, दो, पहला और दूसरा। पहला का नाम क्या है, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। फिर दूसरा है शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा। ये दो भेद हो गए, व्यंजना के दो भेद, प्रयोजनवती और रूढ़ा। प्रयोजनवती के फिर आगे कितने भेद, प्रयोजनवती के दो भेद है, गौणी और शुद्धा। अब मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे ये बातें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। रुको एक मिनट, मैं यहाँ लिख रहा हूं लक्षणा। क्या लिख रहा हूं, लक्षणा। क्या लिखा, लक्षणा। अब लक्षणा के मैं भेद लिख रहा हूं यहाँ दो, कितने, दो। नंबर एक कौन से है, नंबर एक प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरी रूढ़ा लक्षणा। दो हो गए। अब आप मिलान करते जाइए, यहां दो भेद हो गए। फिर आई बात प्रयोजनवती की, किसकी, प्रयोजनवती के दो भेद कौन कौन से, ये देखो, गौणी प्रयोजनवती और दूसरी शुद्ध प्रयोजनवती। हो गए लक्षणा के दो भेद, नंबर एक प्रयोजनवती और दूसरी रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती के कितने भेद, गौणी प्रयोजनवती और शुद्ध प्रयोजनवती हो गई। फिर देखिए गौणी प्रयोजनवती के कितने भेद, दो भेद कितने, दो भेद। कौन कौन से, क्या लिखा हुआ है, गौणी प्रयोजनवती के दो भेद है, सारोपा गौणी और साध्यवसाना गौणी। सारोपा गौणी और, इसको एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और साध्यवसाना गौणी। ये हो गए। फिर आई बात शुद्ध प्रयोजनवती की, तो शुद्ध प्रयोजनवती के कितने भेद, दो भेद। कौन कौन से, उपादान शुद्ध और लक्षण लक्षणा। उपादान शुद्ध और लक्षण लक्षणा। ये पूरी बात क्लियर होगी भी यहां ये पूरी बात यहां क्लियर होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। तो लक्षणा के वापिस बता रहा हूं, एक मिनट कोई, लक्षणा के भेद कितने, दो, प्रयोजनवती और रूढ़ा। अब प्रयोजनवती के भेद कितने, गौणी प्रयोजनवती और शुद्ध प्रयोजनवती, दो। अब गौणी के कितने भेद, दो, सारोपा गौणी और साध्यवसाना गौणी। ये नाम यहां लिखे हुए, ये समझ में नहीं है क्या लिखा है, तो ये नाम यहां लिखे हुए। तो गौणी प्रयोजनवती के दो भेद, सारोपा गौणी और साध्यवसाना गौणी। फिर शुद्ध प्रयोजनवती के कितने भेद, उपादान शुद्ध और लक्षण लक्षणा। तो यहां ये बातें आपके ज्यादा क्लियर हो गई है, तो इसने आप अपनी कॉपी में क्या करो, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना। कौन सी है, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद है, दो भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कितनी, दो भेद, शाब्दी और आर्थी। अब आर्थी के कोई भेद नहीं है, शाब्दी व्यंजना है, इसके कितने भेद है, दो भेद है। शाब्दी व्यंजना के दो भेद है, कौन कौन से, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना गला खराब हो गई, तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, पूरा नाम लिखना चाहो तो, लक्षण मूला शाब्दी
शाब्दी व्यंजना। ठीक है, तो ये तो क्या थे, अपने शब्द शक्तियों के भेद थे भाई। अब ये भेद है जो इन भेदों को अपने सभी को करेंगे, क्या करेंगे, सभी भेदों को करेंगे अपने, इनकी परिभाषाएं जानेंगे, इनके उदाहरण जानेंगे, इनके लक्षणों को जानेंगे। परीक्षा में मैं बताऊंगा कि भाई ये आए तो उत्तर किस प्रकार से देने हैं। कुछ बातें मैं शब्द शक्ति में अलंकारों की भी बताऊंगा कि भाई शब्द शक्ति और अलंकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कई चीजें मैं ऐसी भी बताऊंगा कि भाई इस अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो इस शब्द शक्ति के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं इन चीजों को जोड़ के आपको समझाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। जो वेदों के नाम है, संख्या है, जो पहली बार पढ़ रहा है शब्द शक्ति को उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वेदों को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जब अपने कोई चीज कर लेंगे तो साधारण हो जाएगी ये। चलिए तो फिलहाल इतना ही है इसके लिए, जो आगे इन शब्द शक्तियों को जानेंगे अपने आगे वाले वीडियो में।